हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो हमने कल टेस्ट लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें क्या था कि हमारे पास एक वायर थी विच इज़ ट्रायंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। और उसमें उसमें बोला था कि हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और हमें सेंटर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल था। सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी थी और इसकी जो लेंथ थी वो थी एल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये करंट ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में। हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रेट फाइनाइट वायर के लिए स्ट्रेट सिर्फ इतनी वायर उठा रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट ए बी पार्ट उठा रहा हूँ। तो ए बी पार्ट अगर मैं उठाता हूँ यहाँ से, तो इसके लिए अगर ये पॉइंट सेंटर है, मान लो कि ये वाला पॉइंट सेंटर हो गया, तो ये एंगल बनेंगे कुछ, ये मैं मान लेता हूँ थीटा 1, ये वाला थीटा 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल में से इतने पार्ट की बात करता हूँ, इस एंगल की, ये कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, फिर ऐसे ही ये एंगल 120, ये एंगल 120, तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा अगर 120 है तो मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर से लाइन ड्रॉ की है अगर मैंने यहाँ से, तो इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 कितने हो जाएंगे, थीटा 1 की वैल्यू होगी 60 डिग्री और वही थीटा 2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एंगल बताना था। तो एंगल हमने देख लिया यहाँ से, क्योंकि 120 होगा तो हाफ कर देंगे तो 60 जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर उसके बाद वैसे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एक स्ट्रेट फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये वाला डिस्टेंस इसे मैं एच मान रहा हूँ, बाय 4 पाई एच। ठीक है, इतना डिस्टेंस बी से लेके ओ तक का, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही था फॉर्मूला। थीटा 1 पता है, थीटा 2 पता है, लेकिन हमें एच नहीं पता, हमें एच निकालना है। एच निकालने का बेस्ट वे क्या है, थीटा 1 आपको पता है 60 डिग्री है, तो ये मैं इसके साथ लिख रहा हूँ 60 डिग्री। ये हमें पता है 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से ये 60 ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 होना चाहिए टोटल इसके अंदर एक ट्राइंगल के अंदर, तो ये होगा हमारा 30 डिग्री। अब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, sin 30, अगर मैं लगाऊं तो sin 30 डिवाइड बाय उसके सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड, तो sin 30 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये एच हाइट डिवाइड बाय एच। ठीक है, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ ओ ए डी। इसी हिसाब से sin 60, तो sin 60 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए डी। ए डी कितना होगा L/2, क्योंकि टोटल लेंथ L है, तो ये बनेगा डिवाइड बाय L/2। तो यहाँ से मैं एच निकाल रहा हूँ, तो एच बनेगा L/2, sin 60 नीचे आएगा तो sin 60 कितना होता है √3/2, और sin 30 ऊपर आएगा तो sin 30 होता है 1/2। तो यहाँ से मैंने एच निकाल लिया, एच इज इक्वल्स टू L/2√3। तो मैग्नेटिक फील्ड, एच की वैल्यू पता लगी, एच की वैल्यू पुट कर दो इसमें, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दो सिर्फ इस ए बी लाइन के लिए, इस वायर के लिए ए बी। तो ये इसके लिए आएगा B1 इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई बाय 4 पाई, एच की वैल्यू पुट कर दी L/2√3, sin θ1 sin 60 प्लस sin 60, तो बनेगा 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा म्यू नोट आई 2√3 बाय 4 पाई L इंटू 2√3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2, तो बनेगा म्यू नोट आई 3 बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा 3/2 पाई L। ये आंसर आया हमारा सिर्फ इस ए बी सेगमेंट के लिए। ठीक है, इसे मैं बी ए बी लिख रहा हूँ सिर्फ ए बी सेगमेंट के लिए। लेकिन अब सोचने वाली चीज दूसरी क्या है, इस ए बी सेगमेंट, क्योंकि स्ट्रेट वायर है तो करंट हमारा थंब बताएगा, तो थंब करंट की डायरेक्शन में किया, तो फिंगर्स कर्ल करनी है, तो कर्ल जो फिंगर हो रही है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब इस तरफ हमने करंट है, ये ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट ओ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर आएगा, ये बता रहा है। ठीक है, फिंगर्स बता रहे हैं बाहर की ओर। इसी तरह से ये चल रहा है, ये करंट है और ये हमारे फिंगर्स कर्ल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, तो ये
और इसे कर्ल करो, तो इसका मतलब ये घूम के ओ पॉइंट से बाहर की ओर आएगा, इसका ये भी बाहर की ओर आ रहा है। इसी तरह से इसके लिए करते हैं, करंट इस तरह डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट वायर है इसलिए अब थंब बताएगा, इस डायरेक्शन में करंट है, इसे कर्ल करना है, इसे कर्ल किया तो इसका मतलब ये भी ओ पॉइंट से बाहर की ओर फील्ड आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ओ पॉइंट से बाहर की ओर आ रही है, मतलब तीनों फील्ड क्या होंगी, ऐड होंगी। और सिमेट्रिकली हम बोल सकते हैं ए बी के लिए जो था वही बी सी के लिए होगा, वही सी ए के लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो टोटल फील्ड होगी मेरी बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस बी सी ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स होगा क्योंकि ये सारे सेम है, बी बी सी भी सेम है, ये सारे सेम है, बी सी है, और सारे के सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, बाहर की ओर फील्ड आएगी आउट ऑफ द बोर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स कर दो इसको, इस ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे मतलब 3 टाइम्स, तो बनेगा 9 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ। हाँ, तो ये ऑप्शन बनेगी बी ऑप्शन। फिर उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, ओके, सेकंड क्वेश्चन है 3 वायर्स का, 3 वायर्स में, तीनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ऐसे है, इन्फिनिट वायर्स हैं। ठीक है, सबके बीच में, चाहे यहाँ देखने में ना लग रहा हो, ठीक है, ड्राइंग कुछ ऐसी है। तो तीनों में डिस्टेंस डी है आपस में, और तीनों की तीनों इन्फिनिट वायर्स है, तीनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, चाहे ऊपर की ओर कर दो चाहे नीचे की ओर, सेम रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे करंट आई गई है, ठीक है, तीनों में सेम करंट है। हमें ये पूछा है कि किस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैनिश करेगी, ठीक है, जीरो होगी। तो मेरे को नहीं पता यहाँ पे, ठीक है, किस पॉइंट पे हो सकता है, तो मैं इंडिविजुअली ऐसे ही अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने एक मान लिया पॉइंट, इस वाले को ओरिजिन मान के कि एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी होगा जहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, जो मेरे को अभी पता नहीं एक्स कितना होगा, तो ये मान लिया हमने। इसे वायर 1 बोल दो, इसे वायर 2 बोल दो, इसे वायर 3 बोल दो। अब क्या करना है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ इस पी पॉइंट पे, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे इस 1 वायर के कारण वो कैसी होगी, स्ट्रेट वायर है, मतलब ऐसे करंट चल रहा है, तो कर्ल करना है। तो इसका मतलब जब कर्ल करेंगे तो ये घूम के अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि कर्ल हुआ है ऐसे करके, ऐसे फील्ड ऐसे चल रही है, तो इसके अंदर की ओर, मतलब इस वायर के कारण इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऐसे घूम के आएगी और सीधे इसके अंदर की ओर। तो इनटू द बोर्ड को मैं माइनस के कैप बोल लूंगा, आउट ऑफ द बोर्ड को मैं प्लस के कैप बोल लूंगा। तो 1 के लिए होगी इनटू द बोर्ड, और इन्फिनिट वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, हम निकाल चुके हैं, क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी होता था डिस्टेंस, ठीक है, वायर से पॉइंट तक का, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला था हमारा। थीटा 1 और थीटा 2 को इन्फिनिट वायर के लिए क्या करना था, 90 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई, तो ये बनेगा बाय 2 पाई डी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई थी। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो इन्फिनिट वायर के लिए ये हमारा रिजल्ट होता था। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो पॉइंट बी इस वायर से कितना डिस्टेंस पे है, डी प्लस एक्स। ठीक है, डी प्लस एक्स डिस्टेंस पे है मेरा पॉइंट बी 1 वायर से। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर बोल सकता हूँ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी प्लस एक्स। ठीक है, वही लगाया फॉर्मूला सीधा। सेकंड वायर के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड, क्योंकि मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये घूम के इनटू द बोर्ड जाएगी। तो इनटू द बोर्ड को मैं माइनस के क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही सेकंड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर बतानी हो तो जाएगा फिर से घूम के इसके अंदर, मतलब ऐसे कर, ऐसे चल रहा है, ये वायर है, ये फील्ड ऐसे चलेगी, ऐसे घुमाना है,
इसके अंदर, तो इसका मतलब ये ऐसे घूम के इसके अंदर, ये भी इनटू द बोर्ड होगा, तो बनेगा अगेन म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये इस वायर से डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, तो ये होगा माइनस का k है। थर्ड वायर की बात करते हैं। थर्ड वायर ऊपर की ओर है करंट, अब इस पॉइंट P पे जो फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी, P पॉइंट से, ये ऐसे है, यहाँ से करंट चल रहा है, ये वायर है, पॉइंट P मैं हवा में मान रहा हूँ, तो ये क्या होगा, वायर करंट ऊपर, ये ऐसे P पॉइंट से बाहर की ओर, तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B3 होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये x था, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स, इस वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस, तो बनेगा d माइनस एक्स, लेकिन बाहर की ओर है इसलिए k है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तीनों की आ गई। अब हमें पता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हमें पता है जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पॉइंट P पे वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ जो P टोटल होगी वो जीरो होनी चाहिए, B1 प्लस B2 प्लस B3 वो जीरो होनी चाहिए। कर देते हैं, B1 की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d प्लस एक्स माइनस k कैप प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स माइनस k कैप प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d माइनस एक्स प्लस k कैप शुड बी इक्वल टू जीरो, ये प्लस का k कैप था, तो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर जीरो हो जाएंगी, ठीक है, वो नॉन जीरो रहेंगी, मतलब कांस्टेंट टर्म्स, इसका मतलब जो बाकी टर्म्स है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, उस साइड ले जाओ, हमारे पास बचेगा क्या, 1 बाय डी प्लस एक्स, नेगेटिव साइन में, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय डी माइनस एक्स, जीरो। ठीक है, अब आगे जीरो है इसलिए मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ, यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन, तो एलसीएम में ले लो, एलसीएम लेने में क्या बनेगा, डी प्लस एक्स इंटू डी माइनस एक्स, तो ये सारा ये प्लस हो चुका है साइन, एलसीएम लिया है बस, तो ये बनेगा एक्स डी माइनस एक्स प्लस डी स्क्र माइनस एक्स स्क्र, सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, माइनस एक्स डी प्लस एक्स, तो ये टर्म तो गई, इस तरफ बचेगा क्या, ये ऊपर वाली टर्म माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स डी माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा एक्स टी, तो बनेगा -3x² और डी स्क्र एक ही है, उसको उधर ले जाओ तो माइनस डी स्क्र, तो हमें x निकालना था, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी बाय रूट ऑफ 3। एक्चुअल में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे फील्ड हमारी वेनिश होगी, ठीक, हमने 3 वायर्स बनाई थी, तो एक पॉइंट यहाँ पे प्लस डी बाई रूट 3, एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा माइनस डी बाई रूट 3, तो एक्चुअल में हमारे पास 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हमारी फील्ड वेनिश करेगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से एक ही पॉइंट बताना था और ऑप्शन बनेगा डी बाई रूट 3, तो ये ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो इंक डाल लेते हैं थोड़ा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो सोलेनॉइड में जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है, और वो करंट की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये करंट की वैल्यू है, ठीक है, और साथ में बोला है कि सोलेनॉइड की एक्सिस कौन सी है हमारी, अलोंग दी जेड एक्सिस, ठीक है, तो हमें पता है इनसाइड उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है हमसे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई इनफिनिट सोलेनॉइड की यही आंसर होता है। अगर हमारा करंट टी का फंक्शन है तो ये सिंपल टी का फंक्शन हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास सोलेनॉइड है, करंट ऐसे वायर्स बंधी होंगी, ठीक है, तो करंट ऐसे चल रहा है, तो करंट ऐसे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर ही रहेगा, ठीक है, अगर इसमें ऐसे सोलेनॉइड होता है, करंट की डायरेक्शन
ऊपर की ओर है, मतलब ऐसे घूम रही है, ऐसे नहीं, ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब ये बताएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा करंट है वो कर्ल कर रहा है, तो कर्ल हमारा करंट बताएगा, और इस केस में थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये अलोंग द एक्सिस ही आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सीधा यहाँ पे आपको क्या करना था, आई ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है, विच इज आई नो साइन ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये सीधा आंसर होता है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक बार जेस्ट में आ चुका है, मे बी लास्ट जेस्ट में होगा, एक बार आप चेक कर सकते हो। सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। इंटरफेस बिटवीन वन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल एंड अनदर, ठीक है, μ1 एंड μ2 दे रखा है, मतलब कुछ ऐसा है, ये एक इंटरफेस है, ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है, और ये B1 है, ठीक है, और यहाँ से ये θ1 है, ये θ2 है, नॉर्मल के साथ। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है tan θ1 बाय tan θ2 बाय tan θ1। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगानी है, लेकिन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये हमने नहीं किया हुआ बाउंड्री कंडीशंस इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, तो वो अभी देख लेना। जो बाउंड्री कंडीशंस हैं सबसे पहले मैग्नेटोस्टैटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट सेम होते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट सेम होंगे। बी अबव, जस्ट अबव, मतलब इस इंटरफेस के अबव, इंटरफेस के बिलो, ठीक है, जस्ट अबव पैरेलल माइनस बी जस्ट बिलो पैरेलल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट के क्रॉस एन कैप, के वेक्टर क्रॉस एन कैप, ये हमारा सरफेस करंट डेंसिटी है के। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है बी परपेंडिकुलर अबव माइनस बी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल्स टू 0, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होंगे। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एच आ जाता है, ठीक है, जैसे हम लिखते थे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच इफ मैग्नेटाइजेशन इज 0, तो हम बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इन वैक्यूम बोल सकते हो आप। तो इस केस में अगर मैं एच की फॉर्म में लिखना चाहूँ, एच की फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर म्यू नॉट इधर आ जाता है तो एच अबव पैरेलल माइनस म्यू नॉट नीचे आया बस, एच बिलो पैरेलल इज इक्वल्स टू के एफ क्रॉस एन कैप। तो ये हमारा फ्री करंट डेंसिटी है। फ्री करंट डेंसिटी का मतलब है कि जिसे आप, जैसे एक होते हैं बाउंड करंट, एक होता है फ्री करंट। फ्री करंट कौन सा हुआ, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जिसे जैसे आपने स्विच घुमाया वो कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वो फ्री करंट है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन जो लास्ट है वो है एच परपेंडिकुलर अबव माइनस एच परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, माइनस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन अबव परपेंडिकुलर की माइनस मैग्नेटाइजेशन परपेंडिकुलर की बिलो। तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें अब सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। हमें क्वेश्चन में एज्यूम करने के लिए बोला है कि फ्री करंट इज 0, ठीक है, फ्री करंट नहीं है, सरफेस फ्री सरफेस करंट नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट थर्ड, ये 0 है, इसका मतलब एच पैरेलल अबव माइनस एच पैरेलल बिलो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है
कि पी एफ इज जीरो, फ्री करंट डेंसिटी इज जीरो, तो फ्री सरफेस करंट डेंसिटी जीरो होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एच अबव पैरेलल माइनस एच या फिर इक्वल हो जाएगा एच बिलो पैरेलल। दूसरी चीज, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा सेम रहते हैं, तो मैं एक ये उठा सकता हूँ, बी अबव परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी बिलो परपेंडिकुलर। तो ये दो कंडीशन उठानी है और कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। वहां पे मैग्नेटाइजेशन की कोई बात नहीं कर रखी, वहां पे ये हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे सिर्फ फ्री करंट बोला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ के वेक्टर है जो फ्री और बाउंड दोनों को एनक्लोज कर, मतलब दोनों हो सकते हैं इसमें, फ्री भी बाउंड भी, तो उसकी बाउंड की कोई बात नहीं कर रखी, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे इस क्वेश्चन के लिए। मैग्नेटाइजेशन की कोई बात नहीं कर रखी, तो सिंपल ये दो चीजें कॉन्टिन्यूस दिख रही है हमें, तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे सीधा, ठीक है, इस वाली और इस वाली कंडीशन का, तो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अगर मैं b1 वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर्स है, ये b2 वेक्टर है, तो अगर मैं b1 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना लूं, कौन कौन से, एक बनेगा ये वाला, और ये जो कंपोनेंट बनेगा ये अलोंग द इंटरफेस है, मतलब पैरेलल कंपोनेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ इसे b1 पैरेलल। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका b1 परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये सरफेस है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन, ठीक है। इसी तरह से b2 का दो कंपोनेंट बना सकता हूँ इस टिल्टेड लाइन के, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, तो जो ये वाला होगा ये फिर से इस इंटरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो ये वाला कंपोनेंट होगा b2, ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहां से और इन कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर इसको उठाऊं, अबव है मेरा b1, बिलो है मेरा b2, तो मैं बोल सकता हूँ b1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू b2 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होते हैं इसलिए। दूसरा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बोला b इज इक्वल टू म्यू नॉट h, ठीक है। अगर b इक्वल टू म्यू नॉट h है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पहले तो मैं इसी को लिखता हूँ, h1 पैरेलल इज इक्वल टू h2 पैरेलल। इसको मैं लिख सकता हूँ h को 1 बाय म्यू b, h को लिखा जा सकता है 1 बाय म्यू b, तो h1 में म्यू 1 है, तो 1 बाय म्यू 1 b1 पैरेलल, 1 बाय म्यू 2 b2 पैरेलल। ये दो कंडीशन हो गई। अब हमें tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1 बताना है, तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि tan थीटा 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। tan थीटा 1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, अगर tan थीटा 1 देखोगे परपेंडिकुलर ये है और बेस मेरा ये है, तो परपेंडिकुलर वाला मेरा कौन सा है, b1 पैरेलल, ठीक है। ध्यान से देखो, tan थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, विच इज ये लाइन कैसे है, इस लाइन की वैसे पैरेलल वाली, तो ये होगा b1 पैरेलल, बेस हमारा ये है, तो बेस हमारा है b1 परपेंडिकुलर। इसी हिसाब से tan थीटा 2 निकाल लो, तो tan थीटा 2 क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये होगा परपेंडिकुलर, तो इसके लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली, तो मैं बोल सकता हूँ b2 पैरेलल डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमारा ये है, ये लाइन, तो ये लाइन कौन सी है, b2 परपेंडिकुलर, तो tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1 करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे b को ही चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ b को, तो एक्चुअल में पहले इसको लिख लेते हैं, tan थीटा 2 की वैल्यू लिख दी b2 पैरेलल बाय b2 परपेंडिकुलर, tan थीटा 1 की वैल्यू लिख ली b1 परपेंडिकुलर बाय b1 पैरेलल। इस कंडीशन से अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, b2 पैरेलल बाय b1 पैरेलल इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, ये वाली चीज और ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट करो वहां पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद,
tan थीटा 2 b2 पैरेलल बाय b2 परपेंडिकुलर tan थीटा 1 और उल्टा लिखिए यहाँ पे tan थीटा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की विच इज पैरेलल b1 पैरेलल बाय b1 परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, ये इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, b2 बाय v1 है μ2 बाय μ1, इट इज μ2 बाय μ1, b2 पैरेलल बाय b1 पैरेलल की वैल्यू है μ2 बाय μ1। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। तो आपका आंसर होगा, तो ये ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन, तो मेरे को भी नहीं मिल रहा, कहाँ गया, हाँ, तो ये ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन भी चेक करना है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे मिल जाए क्वेश्चन। हमें बताना है 4 ऑप्शन में से दूसरी जैसे ऑप्शन है हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आई कैप, ऐसे ही थर्ड ऑप्शन है एंड फोर्थ ऑप्शन है। तो मैं सिर्फ 2 ही चेक कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट, तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक कर सकते हैं, डेल डॉट बी दिस शुड ऑलवेज बी 0, इसका मतलब ये हमेशा 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होना चाहिए तो हम पहले इस पर अप्लाई करते हैं, फिर बनेगा करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप डॉट, सिर्फ ये पुट करना पड़ेगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, क्योंकि यहाँ डॉट है, तो आई कैप डॉट आई कैप इज 1। तो ये बनेगा करली बाय करली एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेशन करेंगे तो बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें ऐसा नहीं पूछा कि इन द बाउंड्री कंडीशन एक्स इक्वल टू 0 पे बताओ। ठीक है, तो ये 0 नहीं आ रहा, नॉन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी जो होगा दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ऐसे ही बाकियों पे अप्लाई करना तो वो 0 आएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लो इसको। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आपके पास वायर है, ठीक है, उसको आपने लूप कर लिया, एक सर्कल बना लिया, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन दे दी कैपिटल पी। ठीक है, तो जब आप लूप बना लोगे तो हमें नहीं पता क्योंकि उसने गिवन नहीं दिया कि रेडियस कितना होगा, तो मान लेते हैं रेडियस कैपिटल आर होगा। ठीक है, लूप को बनाने के बाद मान लेते हैं कि कैपिटल आर रेडियस बन गया, लेकिन उसने ये जो बोल दिया कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बी। ठीक है, ये गिवन है, लेकिन वैसे अगर हम निकालें तो क्या बनती है, वो बनती है, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई रेडियस 4 पाई आर रेडियस आर इंटू थीटा। सर्कल बनाया तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पाई इंटू थीटा, तो बी क्या बनेगा, बी की वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई बाय 2 आर। फैक्टर में बी की वैल्यू ये है अगर रेडियस आर होता तो। अब उसने बोला कि उसको हमने n नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, तो ऑब्वियसली बात है जब आपने एक सर्कल बनाया था तो उसका रेडियस बड़ा था, ज़्यादा था, लेकिन जब आप उसी जितनी वायर आपके पास से उतनी ही वायर, ठीक है, उससे आप n टर्न्स बनानी शुरू कर दोगे तो रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब एक्चुअल में आपने क्या किया, उसकी n टर्न्स करनी शुरू कर दी, उसी इतनी ही वायर की 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के वायर की ही आपने n टर्न्स करनी शुरू कर दी। स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपने 2 पाई आर की ही सर्कमफ्रेंस की ही n टर्न्स कर दी, तो बनेगा n टाइम्स 2 पाई स्मॉल आर। अब जो एक स्मॉल सर्कल बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने n टर्न्स करनी शुरू कर दी, तो उस स्मॉल सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, लेकिन आपने n टर्न्स करने के बाद किया है। यहाँ से हमारे पास जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो बनेगी कैपिटल आर बाय स्मॉल
एन जितनी टर्न्स थी, ठीक है, ये स्मॉल आर की वैल्यू हो जितना रेडियस बन चुका है एन टर्न्स करने के बाद। दूसरी चीज, अब ये रेडियस मिल गया, स्मॉल रेडियस आर है, एन टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड है तो वो सर्कल ही, तो रहेगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2r। लेकिन अब रेडियस स्मॉल हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास टर्न्स कितनी है? स्मॉल है। पहले एक टर्न के लिए हमारा ये आंसर था, लेकिन अब हमारे पास टर्न्स कितनी है? एन टर्न्स, तो एन टर्न्स के लिए आंसर ये हो जाएगा, रेडियस स्मॉल हो चुका है। अब इसमें अगर मैं ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो बनेगा एन म्यू नॉट आई बाय 2 कैपिटल आर बाय एन। तो ये इसमें बी डैश बोल रहा हूँ क्योंकि स्मॉल आर रेडियस के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा एन स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय 2r। फैक्टर में क्या बन गया? एन स्क्वायर टाइम्स बी, बी हमारा ये था,